आज हम अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 का हल करेंगे। प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या केवल एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है? ये सत्य है या फिर असत्य है? ये क्या है? आपका असत्य है। असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, नहीं, असत्य है ये। क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। अगर हम देखेंगे, अगर हम एक बिंदु लेते हैं, क्या एक बिंदु से क्या एक ही रेखा खींच सकते हैं? देखिए तो एक ही रेखा हम खींच सकते हैं? नहीं ना, एक रेखा हम नहीं खींच सकते हैं, अनेक रेखा खींच सकते हैं। देखिए ये अनेक दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या करेंगे, असंख्य रेखाएं होते हैं। ये इधर एक हो गया, इधर एक रेखा हो गया, इधर भी हो गया, इधर हुआ। आपका क्या है, असंख्य रेखाएं आप खींच सकते हैं। आपका जितना चाहे आप खींचते रहिए, असंख्य है। यानी एक बिंदु से एक रेखा नहीं बल्कि असंख्य रेखा खींचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो भिन्न दिशाओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो भिन्न दिशाओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। क्या यह सत्य है या असत्य है? ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ये भी असत्य है। असत्य है क्योंकि भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्योंकि विभिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है कि नहीं? क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से, ये दो होगा यहाँ पर, क्योंकि दो भिन्न दिया गया है ना, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। असत्य है क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए, हम दो भिन्न बिंदु लेते हैं, ठीक है, क्या इनमें से असंख्य रेखा होगा? क्या नहीं ना, केवल और केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन यह है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है?
एक शांत रेखा। पहले शांत रेखा क्या होता है ये समझना होगा। कल हम समझाए थे आप लोगों को अध्याय 5 में कि शांत रेखा होते क्या है। शांत रेखा क्या होते हैं? रेखाखंड होते हैं। शांत रेखा को रेखाखंड को शांत रेखा कहते हैं। तो बात तो सत्य है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक रेखाखंड को हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं ना, तो ये क्या कथन सत्य है? ये कथन असत्य नहीं, सत्य है। क्योंकि यूक्लिड के अभिधारणा दो से अनिश्चित रूप से एक शांत रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। देखिए, हम एक शांत रेखा लेते हैं। ये क्या है? शांत रेखा है। इस शांत रेखा को हम दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, एक निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये निश्चित रूप से अनिश्चित रूप से कहाँ जाएगा इसको कोई पता नहीं है। इसको भी क्या कर सकते हैं? हम बढ़ा सकते हैं। इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। क्या यह कथन सत्य है या फिर असत्य है? क्या ये कथन सत्य है या फिर असत्य है? यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। यदि एक वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं क्या होंगे? बराबर होंगे ना। ये कथन सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। यदि क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो त्रिज्या भी बराबर होंगे। अगर क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर ही होगा ना, बराबर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यह कहते हैं कि आकृति 5.9 में, देखिए ये आकृति 5.9 दिया गया है। 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ये ए बी जो है, ए बी क्या है? पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर हैं। तो ए बी बराबर एक्स वाई है क्या? ए बी बराबर एक्स वाई है क्या? अगर है तो क्यों है?
ये कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है ये कथन, सत्य, क्योंकि यूक्लिड के अभिगृहित के अनुसार वे वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे के बराबर होती है। एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभिगृहित, क्योंकि यूक्लिड के अभिगृहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? जैसे कि समानांतर रेखा। समानांतर रेखा को आपको परिभाषित करना है, ऐसा कोई भी हार्ड नहीं है ये। समानांतर रेखा किसे कहते हैं? समानांतर रेखा दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो उसे समानांतर रेखा कहते हैं। समानांतर रेखा कहते हैं। अब इसको समझते हैं, समानांतर रेखा किसे कहते हैं। मान दो सीधी रेखाएं, दो क्या है? सीधी रेखा है। देखिए दो सीधी रेखा है, ए नाम दे देते हैं, एक ए है, ए बी है, एक क्या है? ए बी है, दूसरा आपका सी डी है। तो बताइए, दो सीधी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु है, क्या दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु है? दोनों उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है कि वो कहीं क्रॉस करते हैं। जैसे कि इधर से एक समानांतर रेखा आ रहा है, एक इधर से समानांतर रेखा आ रहा है, और ये क्या करेंगे? आपस में ये क्रॉस करेंगे, यानी प्रतिच्छेद करेंगे, तब जाके क्या होते हैं? उसको हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु, उसका उभयनिष्ठ बिंदु होता है। यहाँ पर एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, लेकिन इसका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा समानांतर रेखा में। इसका क्या होगा? उभयनिष्ठ बिंदु होगा। इसीलिए ये क्या है? समानांतर रेखा नहीं होगा। ये समानांतर रेखा नहीं है। ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। ये असीमित मतलब अनिश्चित ये तक दिशा में ये क्या करेंगे? अनिश्चित समय तक ये बढ़ते रहेंगे, लेकिन कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अब होगा लंब रेखाएं किसे कहते हैं? लंब रेखाएं किसे कहते हैं? लंब रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते समय 90 डिग्री यानी समकोण का कोण बनाते हैं तो उसे लंब रेखा कहते हैं। लंब रेखाएं किसे कहते हैं?
जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी प्रतिच्छेद करते समय 90 डिग्री यानी समकोण, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। समकोण का कोण बनाती है, समकोण का कोण बनाती है, उसे लंब रेखा कहते हैं। लंब रेखा कहते हैं। देखिए, लंब रेखा जैसे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, जब दो रेखाएं, एक रेखा ये है और दूसरा रेखा है आपका ये है, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या होते हैं? एक प्रतिच्छेद करते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रतिच्छेद जैसे किया, 90 डिग्री का यहाँ कोण बना, यहाँ बना 90 डिग्री का कोण, यहाँ बना 90 डिग्री का, यहाँ बना 90 डिग्री का, यानी क्या करते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको लंब रेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लंब रेखा कहते हैं। अब चलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं एक रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड किसे कहेंगे? रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित क्या होते हैं? निश्चित बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड कहते हैं। रेखा का वह भाग, देखिए रेखाखंड क्या है? रेखा का वह भाग है जिसका दो निश्चित बिंदु है। इसका क्या है? रेखा निश्चित बिंदु है, ए और बी एक निश्चित बिंदु है, जिसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। इसे हम लोग रेखाखंड कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या 4th नंबर है, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होते हैं? इसका परिभाषा देना है। वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से देखिए, वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के किसी भी बिंदु को जोड़ती है। बिंदु को जोड़ती है, उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। मान के चलिए एक वृत्त है,
एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, केंद्र बिंदु। अब क्या बोल रहा है, वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से, यहाँ वृत्त के इस केंद्र से उसकी परिधि तक, परिधि के किसी भी बिंदु में, ये परिधि में बहुत सारा बिंदु है कि नहीं, इस बिंदु का कहीं भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु यहाँ तक लेते हैं, है कि नहीं। वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से, यहाँ वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के किसी भी बिंदु को जोड़ता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या कहेंगे। और त्रिज्या को अंग्रेजी के अक्षर R से डिनोट करते हैं। अब चलते हैं हम वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग वह होता है जिसकी चार भुजाएं समान होते हैं। वर्ग क्या है? जिसकी चार भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण, समकोण को बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको समकोण, 90 डिग्री का कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसको वर्ग कहेंगे। जिसकी चारों भुजाएं क्या होते हैं? समान होते हैं। देखिए, इनका चारों भुजाएं क्या है? समान है। इसकी चारों भुजाएं समान है। अगर एक भुजा की लंबाई ए, बी, सी और डी, अगर ए बी की लंबाई जितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये सब के सब क्या होंगे? समान होंगे। ये क्या होंगे? आपस में समान होंगे। जिसकी चार भुजाएं समान और प्रत्येक कोण समकोण होता है। जितना भी कोण होगा ये समकोण, ये भी समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण होगा। ये क्या होंगे? 90 डिग्री का कोण होगा। ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद देखिए ये क्वेश्चन है कि विचार कीजिए, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। इसको स्पष्ट करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। जो ए और बी के बीच क्या होते हैं? स्थित होता है। तो दी गई दोनों अभिधारणाएं, ये जो दोनों और ए और बी के बीच स्थित होता है, और दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए हो रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। बीच नहीं, ए और बी के मध्य स्थित होता है। तो दी गई अभिधारणा क्या है? परिभाषित है। दी गई अभिधारणा अपरिभाषित
अपरिभाषित हैं। क्यों? क्योंकि बिंदु C को बिंदु A और B के मध्य स्थित होना था। दी गई अभिधारणाएं अपरिभाषित है। क्यों है? क्योंकि बिंदु C को बिंदु A और B के मध्य स्थित होना था, बीच नहीं। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक रेखा पर क्या है? स्थित नहीं है। यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या ये सत्य एक रेखा पर स्थित नहीं है? ये क्या है? अविरोधी हैं। अभिधारणाएं क्या हैं? अविरोधी अभिधारणाएं हैं, यानी नहीं, क्योंकि ये अभिधारणाएं विरोधी हैं, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभिधारणाएं विरोधी है। क्योंकि यह अभिधारणाएं विरोधी है। क्योंकि यह अभिधारणाएं विरोधी है। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। एक आकृति खींचकर क्या करना है? इसे स्पष्ट भी करना है। देखिए, यदि दो बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, यानी बीच में है। क्या है? एक बिंदु AC बराबर BC, देखिए ये A है और ये B है। बिंदु A B के बीच, A और B के बीच, ठीक बीच में एक बिंदु C, एक बिंदु क्या है? C है। C स्थित है कि AC बराबर BC है। AC बराबर क्या है? BC है। तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 का AB का 1/2 भाग है। इसको सिद्ध करना है। यहाँ सिद्ध करें कि, चलिए हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करें कि अलग है। सिद्ध करें कि AC बराबर 1/2 AB के, इसको क्या सिद्ध करना है हमको? तो चलिए AC प्लस BC, अब हम करेंगे AC प्लस BC बराबर A और B। देखिए AC प्लस BC बराबर क्या है? A और B है, AB है। AC और BC को जोड़ेंगे, ये दोनों रेखा, ये रेखा यानी AC रेखा और BC रेखा को जोड़ने पर
इसको जब जोड़ देंगे तो ए बी बनेगा मेरा, तो ए बी है। अब क्या है, ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है। देखिए ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, स्थिति में ए सी बराबर है बी सी के, तो बी सी के बराबर क्या है, ए सी है। ए सी बराबर क्या है, ए बी है। तो ए सी और ए सी, दो ए सी हो गया, दो ए सी बराबर क्या है, ए बी है। तो ए सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बटे 2 होगा। इसीलिए ए सी बराबर, इसीलिए ए सी बराबर 1/2 ए बी होगा। होगा कि नहीं होगा, तो बताइए ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 यह है, देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 में यह है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। प्रश्न 4 में जो था सी रेखाखंड क्या था, ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। तो सिद्ध करें कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु हो सकता है या होता है। मानिए प्रश्न संख्या 4 में जो हमारा रेखाखंड दिया था क्या था, ए और बी, इनका मध्य बिंदु सी है। ए बी जो है, ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है सी, सी कहलाता है ए बी का मध्य बिंदु। तो सिद्ध करें कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये जो रेखाखंड है इसका केवल और केवल एक ही मध्य में बिंदु होता है, दोबारा दूसरा होता ही नहीं है। मध्य बिंदु एक ही होता है, दूसरा होता ही नहीं है। मान के चलिए इस बिंदु का नाम जो है सी जब दिया है, हमने डी रख लेते हैं। सी क्या करेंगे, डी मान लेते हैं। ये बिंदु क्या है, माना कि ये बिंदु क्या है, डी भी है। इसका नाम, सी का नाम डी भी है। रमेश का नाम घर में बुलाता है बिट्टू, बिट्टू को घर में रमेश नाम से बुलाया जाता है। तो क्या रमेश को बिट्टू नहीं बुला सकते हैं, तो क्या बिट्टू का 2 नाम नहीं हुआ, तो सी का 2 नाम है, क्या दूसरा डी भी है। अब हम मेरा क्वेश्चन संख्या यानी प्रश्न संख्या 4 में था, हमने प्रूव किए, सिद्ध किया क्या ए सी बराबर 1/2 ए बी। प्रश्न संख्या 4 में प्रूव किए ना, ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ये समीकरण क्या है, 1 है। यदि डी भी मध्य बिंदु है, यदि डी भी मध्य बिंदु है तो क्या होगा, तो ए डी बराबर हमारा, ए डी बराबर हाफ ए बी होगा कि नहीं होगा, बताइए। ए डी बराबर क्या होगा, ए डी बराबर ए और डी, ए डी बराबर ए और डी बराबर, ए डी बराबर हाफ ए बी का हाफ होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ इसका हाफ होगा। होगा कि नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण देखिए, अब समीकरण समीकरण 1 और 2 की तुलना
करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? AC प्राप्त होता है। AC बराबर क्या होगा? 1/2 AB। तो AB बराबर क्या है? 1/2 AB बराबर क्या है? समीकरण 2 1 और 2 में जब तुलना करेंगे तो 1/2 बराबर क्या है? AC की जगह में देखिए AD है कि नहीं, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 AC, यानी AC बराबर AD हो जाएगा। देखिए AD AC के बराबर AD हो जाएगा। तब इससे क्या सिद्ध होता है कि D भी क्या है? केवल और केवल C और D दोनों को जो एक माने, केवल और केवल AB का एक ही मध्य बिंदु होता है। तो गणित के अनुसार देखिए, अब अगर हम देखेंगे गणित के अनुसार AC बराबर AD भी, AD तभी संभव है जब बिंदु C और D एक ही स्थान पर स्थित होता है, यानी एक ही स्थान पर स्थित होना यानी संपाती होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि रेखाखंड AB का एक ही मध्य बिंदु है। इससे यह सिद्ध होता है कि रेखाखंड AB का एक ही मध्य बिंदु है। देखिए लिख देते हैं यहाँ, इससे यह सिद्ध होता है कि रेखाखंड AB का एक ही मध्य बिंदु है, क्या है? एक ही मध्य बिंदु है। इससे यह सिद्ध होता है कि रेखाखंड AB का एक ही मध्य बिंदु होता है। आकृति 5.10 में, ये आकृति है, आकृति मैंने बनाया है। देखिए आकृति 5.10 में यदि AC A और C बराबर क्या है? B और D है, A और C बराबर BD है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। देखिए AB बराबर CD है। क्या AB बराबर CD है? इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि AB बराबर CD है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, सिद्ध करें कि क्या AB बराबर CD है। प्रश्नानुसार AC बराबर BD, AC बराबर BD, एक इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो बताइए AC बराबर क्या होगा? AC बराबर AB कहाँ है? AB प्लस BC होगा। AC बराबर AB प्लस B और C BC, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बताइए BD बराबर क्या होगा? BD बराबर B और D बराबर हो जाएगा आपका CD प्लस BC, या फिर BC प्लस CD, CD प्लस BC, CD प्लस BC, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 से AC और BD के मान रखने पर, देखिए AC और BD के मान रखने पर लिख देते हैं समीकरण
एक में समीकरण एक में समीकरण दो और समीकरण तीन से, है ना, समीकरण एक में समीकरण दो और तीन से, समीकरण दो और तीन से AC और BD के मान रखने पर क्या होता है, तो हो जाएगा हमारा AB प्लस BC बराबर BC प्लस CD। देखिए समीकरण एक में, इस समीकरण में क्या करेंगे, AC का और BD का मान रखेंगे। तो समीकरण AC बराबर BD था, तो AC बराबर क्या था, AC बराबर AB प्लस BC सा। AC बराबर हमारा क्या था, AB प्लस BC। तो AC के जगह में हमने रख दिया AB प्लस BC। और BD का मान रखने पर, यानी BD बराबर क्या था, BD बराबर CD प्लस BC प्लस CD, या CD प्लस BC, जो भी है, CD प्लस BC। हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों पक्षों से अब BC घटाने पर, देखिए दोनों पक्षों से BC घटाने पर क्या होते हैं, दोनों पक्षों से BC घटाने पर, दोनों पक्षों से BC घटाने पर क्या होगा, BC घटाने पर देखिए यूक्लिड के अभिगृहित के अनुसार क्या होता है, यदि बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, बराबर होते हैं। शेषफल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AB बराबर CD नहीं होगा, AB बराबर CD। अब कैसे होगा AB बराबर CD, चलिए हम देख ही लेते हैं आगे भी बना के। क्या यूक्लिड का जो अभिगृहित है, क्या वो गलत है, क्या वो प्रमाणिक है, या फिर वो ऐसे ही लिख दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए दोनों पक्षों में BC घटा के देखते हैं। AB प्लस BC माइनस BC घटाएंगे ना, तो BC प्लस CD माइनस क्या, BC को घटाना है, बताइए। प्लस BC माइनस BC कैंसिल, प्लस BC माइनस BC कैंसिल, बचा कितना, AB बराबर CD बचा ना। तो AB बराबर CD हमसे तो यही पूछा गया था, तो AB बराबर CD सिद्ध करना है। तो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, सिद्ध, बताइए सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में यह है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी, एक क्या है, सर्वव्यापी सत्य है, एक सर्वव्यापी सत्य
क्यों माना जाता है? अभिगृहित पांच जो हैं ये सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए, यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो इसका क्या होगा? यूक्लिड का अभिगृहित पांच सर्वव्यापी होता है ना, इसीलिए ना यूक्लिड का अभिगृहित पांच सर्वव्यापी सत्य सर्वव्यापी सत्य है, इसीलिए माना जाता है सर्वव्यापी सत्य इसीलिए माना जाता है क्योंकि यह दुनिया यानी विश्व के सभी वस्तु पदार्थ या स्थिति पर लागू होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ गणित या फिर ज्यामिति में, ना कि सिर्फ और सिर्फ गणित और ज्यामिति में। यूक्लिड का अभिगृहित पांच सर्वव्यापी सत्य इसीलिए माना जाता है क्योंकि यह दुनिया के सभी वस्तु पदार्थ या स्थिति पर लागू होता है, ना कि गणित की ज्यामिति में सिर्फ लागू होता है कि नहीं? गणित की ज्यामिति में सिर्फ लागू नहीं होता है,